हेलो नमस्कार मेरे प्रिय छात्री, स्वागत है आप सभी का काव्य क्लासेस गुना के एप्लीकेशन पर। बिल्कुल स्वागत करते हैं आप सभी का। देखो, स्टार्ट कर रहे थे अपन क्या संख्याओं का वर्गीकरण अपन चल रहा था। एक कक्षा कल अपनी पूर्व में अच्छी प्रकार से कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आप सभी को सारी बातें अच्छे प्रकार क्लियर हुई होगी, मजा आया होगा आपको सारे के पढ़ने के बाद में। उसके आगे की बातें अपन आज स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। देखो, ये अपनी सब बातें कल हो चुकी थी। एक बार मैं आपको और दे दूं, अपन ने कल क्या क्या पढ़ा। कल अपन ने देखो पढ़ा क्या गया था, स्टार्टिंग से ही बता दूं आपको। आपने पढ़ा, यहाँ पर देखिए पहले अपने ये बेसिक बातें जानी थी। क्या बेसिक बातें थी आपकी ये कि अंक क्या होते हैं, संख्या क्या होती, और आपका संख्या पद्धति क्या है, ये सब आपने जाना था। फिर आपने जाना संख्याओं का वर्गीकरण। दो प्रकार की संख्या है, वास्तविक और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या किस प्रकार की होती है, आप कैसे पहचान करेंगे, सब जाना आपने। फिर अपन जानते थे वास्तविक संख्या। पढ़ने से पहले अपन ने दो संख्या पढ़ी, दशमलव संख्या और पूर्णांक संख्या। दशमलव संख्या को अपन ने अच्छी प्रकार जाना। तीन प्रकार दशमलव संख्या थी, शांत दशमलव संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, ये आपने सब जानी। फिर परिमेय अपरिमेय के बारे में समझा, परिमेय संख्याओं के बारे में जाना आपने पूरा। फिर अपरिमेय संख्याओं के बारे में जाना, अपरिमेय संख्याओं के गुणधर्म जाना अपन ने अच्छी प्रकार से। अपरिमेय संख्याओं के गुणधर्म जाने, फिर इस पर बेस अपन ने दो क्वेश्चन भी देखे थे। फिर अपन ने आगे देखा पूर्णांक संख्या क्या थी। फिर आगे आपने देखा प्राकृत संख्या क्या है, ये आपने देख लिया था। सम और विषम देख लेता आपने, सम और विषम के गुणधर्म देख लेते आपने। अब अपन आगे आज बात करते हैं किसके ऊपर, अभाज्य संख्याओं के ऊपर बात करने वाले हैं आज। बड़ी शानदार बातें हैं भी, यहां से भी आपके क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा रहते हैं। इस बातों को भी आप अच्छी प्रकार समझने का प्रयास करेंगे। देखो, अभाज्य संख्या है, इसको बोलते हैं अपन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इसको, प्राइम नंबर। यहां से भी क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं, संभावना ज्यादा है बनने की। तो देखिए, अभाज्य संख्या आप बोलेंगे किसे, वे संख्याएं जिनके एग्जैक्ट दो ही गुणनखंड हो। एग्जैक्ट का मतलब क्या हो गया, एग्जैक्ट का मतलब हो गया केवल, जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो। ना तो दो से ज्यादा होने चाहिए, ना ही दो से कम होने चाहिए, उस संख्या को ही अपन अभाज्य संख्या बोलेंगे। जिस जिस संख्या के केवल दो ही गुणनखंड है, ना तो दो से ज्यादा होने चाहिए, ना ही दो से कम होने चाहिए, उस संख्याओं को आप अभाज्य संख्या कहेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, देखिए संख्या को आप एक से स्टार्ट करते हैं। क्या एक आपकी अभाज्य संख्या है क्या, क्या एक के, सर एक का तो एक ही गुणनखंड है, एक ही गुणनखंड है, तो एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। आगे अपन और बात करें, क्या सर आपकी दो अभाज्य संख्या है क्या, दो के तो दो ही गुणनखंड है, एक तो एक है और एक स्वयं दो है, दो ही गुणनखंड है, तो ये क्या आपकी अभाज्य संख्या है। आगे आप और चेक करें, क्या सर आपकी तीन अभाज्य संख्या है या नहीं है। क्या, तो तीन के गुणनखंड चेक करो आप, एक तो एक हो जाएगा, एक तीन हो जाएगा। तो यानी बात क्या बनी, जिसके केवल दो गुणनखंड रहेंगे उसे ही अभाज्य संख्या आप बोलेंगे। आगे आप और चेक करें, सर अगर यहाँ पर चार है आपका, क्या चार अभाज्य संख्या है क्या, इसका एक तो फैक्टर एक है, दूसरा दो है, और तीसरा कितना आपका चार है। यहां पर तीन गुणनखंड हो गए, तो ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। आप और चेक करें, सर जैसे आपकी पांच हो गई, क्या पांच अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो यहां पर आप देखिए, पांच में एक तो एक का भाग जाता है और एक स्वयं पांच का भाग जाता है, दो ही गुणनखंड है, इससे कितने हो जाएंगे आपके, दो गुणनखंड हो गए। आगे आप और छह की बात करें, छह में कितना हो रहा है आपका, एक का भाग जाता है, दो का भी जाता है, तीन का भी जाता है, छह का भी जाता है, इसके तो बहुत सारे फैक्टर हो गए, तो ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं कि अभाज्य संख्या होने के लिए दो शर्तें, एक तो वो क्या होनी चाहिए, एक तो एक से गुणनखंड होना चाहिए और एक वो स्वयं से विभाजित होनी चाहिए। दो ही संख्याओं से विभाजित होगी, अर्थात क्या हो जाएंगे, उसके गुणनखंड अगर दो ही है, अपन बोलेंगे उसको कि वो अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर प्रश्न आपके सामने क्या पूछेगा, प्रश्न आपके सामने ये पूछे जाते हैं, मैं आपके सामने तीन चार प्रश्न लिख रहा हूं, इसके आप आंसर देने का प्रयास करें। देखिए, पहला प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि सबसे छोटी आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे सभी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, बिल्कुल फटाफट से आंसर दे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, बिल्कुल बताइए। और बताइए, क्वेश्चन नंबर दो आपसे पूछेगा, सबसे छोटी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तीसरा प्रश्न आपसे यहां पे पूछेगा,
तीसरा प्रश्न क्या पूछेगा आपसे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? बिल्कुल, तीनों प्रश्नों के आप फटाफट से आंसर दे कमेंट बॉक्स में, कितना आंसर बनेगा? बिल्कुल, फटाफट से आंसर देने का प्रयास करें। सबसे बड़ी पूछेगा आपसे, सबसे छोटी पूछेगा आपसे, और सबसे विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? बिल्कुल, तीनों प्रश्नों के आंसर दे दीजिए आप एक बार। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी? तीनों बातों के आप फटाफट से आंसर देने का प्रयास करें। उमा यादव जी आंसर दे रही, छोटी तो कौन सी है? दो आपकी। और बताइए, एक बार बताइए, तीनों के आंसर दे एक बार कमेंट बॉक्स में। आंसर आप सभी को देने हैं, तब जाके बातें समझ में आएगी। आंसर नहीं दे रहे मतलब बातें आपके समझ में नहीं आ रही। सीधी सीधी बात यही है। बिल्कुल, हाँ, द्रौपदी बोल रही 3 आंसर है। अब 3 किसका आंसर बताओगे भैया आप? 2। अच्छा, आप साथ में भी लिखे, किसका आंसर दे रहे हैं आप? 2। 3% लिखे मैंने आपको। उमा यादव जी बोल रही सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है ना, गलत बोल रहे हो। यहां पर आप समझना, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 का तो 2 है बिल्कुल, और ऊपर और नीचे कौन आंसर देगा मनीषा जी? अच्छा अच्छा, आपने ऊपर का भी 2 दे दिया, नीचे का भी 2 दे रहे हैं, और तीसरे का भी दे दो, तीसरे का कितना आंसर आएगा? बिल्कुल, फटाफट से आंसर दे एक बार सभी, क्या आंसर बनेगा? अभाज्य संख्या क्या होती? जिसके केवल 2 गुणनखंड हैं, वही आपकी अभाज्य संख्या है। तो रमा यादव जी बोल रहे एक का तो 1 आंसर है, एक का 2 आंसर है नहीं, अच्छा पहले का 2 आंसर है, ऐसा बोल रहे हैं आप। अच्छा, पहले का 2 आंसर देखिए एक बार समझना, आपके अभाज्य संख्या क्या है? जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे वही आपकी अभाज्य संख्या है। तो क्या एक आपके अभाज्य संख्या है क्या? सर एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, मैंने यहां लिख रखा है आपका। तो सबसे छोटी कौन सी हुई फिर आपकी? सबसे छोटी 2 ही हुई आपकी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी आपकी। आपसे पूछेगा क्या कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 आपकी सम ही है, एक तो अभाज्य संख्या होती नहीं, तो उससे अगले अभाज्य संख्या 2 है, और 2 आपकी सम होती है। तो इसका आंसर भी कितना बनेगा? इसका आंसर भी 2 ही बनेगा। कितना बनेगा? 2 बनेगा। एक और प्रश्न है आपका, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। एक आपकी अभाज्य संख्या होती नहीं है, 2 होती है लेकिन वो विषम नहीं है, तो फिर अगली कौन सी होगी? 3 होती है, और तीसरी ही विषम संख्या है। इसका आंसर कितना बनेगा? इसका आंसर बन जाएगा 3 आंसर बन जाएगा। बिल्कुल, नेहा रजाक जी बोल रहे तीसरे का 1 आंसर होगा, ये आप गलत आंसर दे रहे हैं। मनीषा जी बोल रहे दूसरे का 3 होगा, ये भी गलत आंसर दे रहे हैं। मनीषा जी तीसरे का 3 होगा, अच्छा ये सही है आपका। रमा यादव जी पहले का 2, बिल्कुल हाँ आपका ये बात से सही है। तो ये बात आपके समझ आ गई। तीनों इंपॉर्टेंट पर्सन थे, तीनों के तीनों मैंने लिखा दिया आपको अपने नोट्स में, तीनों बातें होनी चाहिए। अब देखो दूसरी बात आपसे यहां पर क्वेश्चन में ये पूछेगा, देखो कि सर 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती? तो 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याएं 15 होती। इसकी कोई शॉर्टकट तरीके नहीं है, आपको यहां पर याद करना ही पड़ेगा कि 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या 15 होती। या तो आप लिख के गिन लो, या आप नहीं गिन पाओ तो आप इनको याद करो डायरेक्ट, है ना, यही तरीका। 50 से लेकर आपके 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी? तो ये 10 होते हैं आपके। अब आपसे बोलेगा कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी? तो 1 से 50 तक 15 होती, 50 से 100 तक 10 होती, तो दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा? 1 से लेकर 100 तक कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। 1 से 50 तक तो 15 होती, 51 से 100 तक या 50 से 100 तक कितनी हो जाएगी? 10 तक हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और 1 से 100 तक कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। अब आपसे बोलेगा कि 1 से लेकर 200 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 1 से लेकर 200 तक अभाज्य संख्या 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती। अब आपसे यहां पर पूछ सकता है कि 1 से 100 तक तो 25 होती, 1 से 200 तक कितनी होती? 46 होती। आप मुझे बताओ कि 101 से लेकर 200 तक कितनी होती? 101 से लेकर 200 तक कितनी होती? तो 1 से लेकर 200 तक 46 होती है ना, और 1 से लेकर 100 तक कितनी होती? 25 होती। तो ये घटा देंगे, कितने बनेगी आपकी? ये बनेगा आपका 21 बनेगी। 21 क्या हो जाएगी आपकी? 1 से लेकर 200 तक की अभाज्य संख्या हो जाएगी। यहां पर आप और देखेंगे, सर 1 से लेकर 1000 तक की अभाज्य संख्या कितनी है? तो ये होती है आपकी 168 होती। यह बात आपके समझ आ गई होगी। 1 से लेकर 1000 तक कितनी होती? 168 होती। तो उम्मीद करते हैं यह बात आपके समझ आ गई होगी। 1 से 50 तक कितनी होती? 15 होती। 50 से 100 तक कितनी होती? 10 होती। 1 से लेकर 100 तक कितनी होती? 25 हो जाएगी।
101 से लेकर 200 तक कितनी होती, तो वो होती है आपकी 21 होती। 1 से लेकर 200 तक की बात करें तो 46 हो जाएगी। 1 से लेकर 1000 तक की बात करें तो 168 हो जाएगी। ये आपको याद रखना था। देखिए आगे नेक्स्ट बात है आपकी भाज्य संख्या। अभी अपन ने देखा अभाज्य संख्या, अब आती है आपकी भाज्य संख्या। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ये क्या होता है, वे संख्याएं जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो उसे बोलेंगे। दो से अधिक का मतलब क्या होगा, कम से कम 3 तो होने चाहिए, ज्यादा चलेंगे लेकिन 3 तो होने ही चाहिए। तो वह क्या होगी, आपकी भाज्य संख्या होगी। वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, कम से कम 3 होने चाहिए, अभाज्य संख्या। अभाज्य नहीं भाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी आपकी, अभाज्य नहीं, क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। भाज्य संख्या कहलाती, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, सर क्या एक आपकी भाज्य संख्या है क्या, सर एक का तो एक ही गुणनखंड है, एक का तो एक ही गुणनखंड है, तो ये आपकी भाज्य संख्या नहीं होगी। आप जानते सर कि 2 और 3 क्या होती है आपकी, ये तो आपके प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या है, ये तो आप जानते हैं। फिर अगली कौन सी आएगी, अगली 4 आएगी। इसके गुणनखंड करके देखो आप, 1 हो जाएगा सर, इसमें 2 का भी डिवाइड होती और 4 से भी डिवाइड होती, तो मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी कितनी होती है, 4 होती है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आगे आप और देखें, सर 5 भी भाज्य है क्या, 5 अभाज्य है सर, क्या 6 है क्या, बिल्कुल 6 आपके भाज्य है, क्या 7 है क्या, 7 आपके अभाज्य है, तो 8 आपकी भाज्य हो जाएगी। इस प्रकार आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, मतलब जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होंगे वो आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। ये तो आपके समझ में आ गई होगी। मतलब अभाज्य होने के लिए तो ये शर्त है कि केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए, और भाज्य होने के लिए है कि 2 से अधिक कितने भी हो चलेंगे, पर कम से कम 3 तो होने चाहिए, है ना। बिल्कुल यह बात आपके समझ में आ गई होगी। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपकी संख्या है सह अभाज्य संख्या है। मतलब क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्राइम नंबर, या आप बोल सकते हैं को प्राइम नंबर। ये क्या होता है, इसको आप समझने का प्रयास करते हैं। देखिए को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होता है आपका। अब यहां पर बात ऐसी है, अभी तक अपन एक संख्याओं की बात कर रहे थे, यहां पर ये संख्याएं 2 संख्याओं में तुलना करेगा। मतलब क्या हो जाएगा, ऐसी 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। एचसीएफ तो आप निकालना जानते ही होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक। मतलब 2 संख्याओं में गुणनखंडों में जो कॉमन आएगा वही क्या होता है, आपका एचसीएफ होता है। जब अपन एचसीएफ एलसीएम पढ़ेंगे तो वहां पर अच्छी प्रकार इसकी बात करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2 अभाज्य संख्याओं में तुलना करेगा, 2 अभाज्य संख्याओं में तुलना करेगा, दोनों अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होना चाहिए। अपन बोलेंगे दोनों संख्याएं आपकी सह अभाज्य है। देखो सर आपके 2 अभाज्य संख्या क्या, बिल्कुल है। तीसरी भी अभाज्य है क्या, बिल्कुल अभाज्य है। दोनों का एचसीएफ 1 है क्या, ऐसे मतलब आप देख लो, इसके अलावा कोई और कॉमन है क्या, कॉमन आपका 1 ही होना चाहिए, इसके साथ में और कोई कॉमन इसमें नहीं होना चाहिए। अगर 1 ही कॉमन है तो आप बोलेंगे ये क्या आपकी सह अभाज्य संख्या है। मतलब इसको दिखाने के लिए 2 शर्तें होनी चाहिए। क्या क्या, एक तो 2 शर्तें क्या क्या है, एक तो ये है कि दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए, दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए, एक शर्त तो ये। दूसरी शर्त ये है सर कि दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए, दोनों का एचसीएफ कितना होगा, दोनों का एचसीएफ 1 होगा। अगर सर दोनों नियम फॉलो करती है कोई संख्या, अपन बोलेंगे कि वो संख्या क्या होगी, आपकी सह अभाज्य संख्या होगी। बिल्कुल यहां पर आपके पास और भी एग्जांपल लिखे हुए हैं, इसको अपन एग्जांपल को समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर 11 लिखा हुआ है, यहां पर 13 लिखा हुआ है। 11 का मतलब क्या हो गया सर, 11 अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो 11 बिल्कुल आपकी अभाज्य संख्या है। 13 आपकी अभाज्य है या नहीं है, बिल्कुल आपके 13 भी अभाज्य संख्या है। दोनों अभाज्य हैं, क्या दोनों में एक के अलावा कोई कॉमन है क्या, एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। ये दोनों बातें फॉलो हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये संख्या क्या है, आपकी सह अभाज्य संख्या है। बिल्कुल ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसका चेक करते हैं अपन, सर क्या 5 आपकी अभाज्य संख्या है क्या नहीं है, तो बिल्कुल आपकी 5 अभाज्य संख्या है। क्या 7 है या नहीं है, तो 7 भी आपकी अभाज्य संख्या है। दोनों में एक के अलावा कुछ कॉमन है क्या, सर इसमें एक ही कॉमन है केवल, ये क्या हो जाएगी, ये भी आपकी सह अभाज्य संख्या होगी। मतलब 2 शर्तें फॉलो होनी चाहिए। अगर दोनों शर्तों का नियम पालन करता है तो अपन बोलेंगे कि संख्या सह अभाज्य है, और अगर नियम फॉलो नहीं करता इसका मतलब संख्या अभाज्य सह अभाज्य नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसका आप आंसर देंगे फटाफट से।
एक इसका आप आंसर देंगे। बिल्कुल फटाफट से आप आंसर देने का प्रयास करें। एक तो आपके सामने लिखा हुआ है 17, एक लिखा हुआ है 19। क्या ये संख्याएं सह अभाज्य है या नहीं है? जल्दी से इसका आंसर देने का प्रयास करें। 17 और 19 मैंने लिखा है आपके सामने, क्या यह सह अभाज्य संख्या है या नहीं है? फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए एक बार। बिल्कुल जल्दी कमेंट करें एक बार। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, और अगर नहीं आता तो फिर आप रिकॉर्डेड क्लास देखें, लाइव क्लास ना देखें। आप आंसर गलत दें, सही दें, लेकिन आंसर सबको देना है। बिल्कुल अभी 5 बच्चों की मस्या है, अभी 2 बच्चे और गायब है कहीं ना कहीं। अब 2 बच्चे कौन कौन है? बिल्कुल सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर यस आपकी ये सहभाज्य संख्या है। मतलब ये बोल सकते हैं कि बात आपके समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? सर 17 भी आपकी अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या है, और दोनों में कॉमन कितना है? सर दोनों में एक ही कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों नियमों का पालन हो रहा है। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सहभाज्य संख्या होगी। बिल्कुल हाँ। अब देखो एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपके सामने, इसका भी आप आंसर देने का प्रयास करें। देखिए एक तो आपके सामने 21 है, एक आपके सामने 23 है। क्या ये संख्याएं आपकी सह अभाज्य है या नहीं है? बिल्कुल कमेंट करें एक बार। हाँ द्रौपदी जी सह अभाज्य है, बिल्कुल हाँ सहभाज्य है। और आंसर दे सभी, और एक बार सभी आंसर देने का प्रयास करें। बिल्कुल और एक बार सभी आंसर दे इस प्रश्न का। 21 और 23 आपके सामने लिखा हुआ है, क्या ये संख्याएं सह अभाज्य है या नहीं है? बिल्कुल एक बार कमेंट करें सभी, जल्दी से आंसर दे अपना। क्या ये संख्याएं सह अभाज्य हैं या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल हाँ सभी का सही आंसर आ रहा है। उमा यादव जी यस 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 यस। नहीं 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 नहीं, जितनों ने भी गलत आंसर दिया, नहीं नहीं अच्छा अभी तो आंसर एक किया ही आया। अच्छा पुराने आंसर थे, मैं गलत आंसर देख ली। मीनू मेर जी का आंसर आ रहा है यस आ रहा है, मतलब और आंसर दे एक बार सभी, फिर अपन देखते हैं देखें क्या आंसर आ रहा है आपका और बाकी। बिल्कुल एक बार सभी आंसर दे, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इन छोटे छोटे प्रश्नों में इतना समय नहीं लगना चाहिए, फटाफट आंसर आना चाहिए सभी का। सर 21 तो 3 टेबल आता है। बिल्कुल हाँ और आंसर दें। बिल्कुल बिल्कुल जितने भी यस आंसर दे रहे हैं वो गलत आंसर दे रहे हैं। ये आपकी सह अभाज्य संख्या नहीं है, ये आपकी सह अभाज्य संख्या नहीं है। सह अभाज्य संख्या होने के लिए 2 नियमों का पालन होना जरूरी है। एक तो संख्या अभाज्य होनी चाहिए। 21 संख्या आपकी अभाज्य नहीं है। 21 के 3 गुणनखंड है, 3 से भी ज्यादा गुणनखंड है। 21 1 से भी डिवाइड है, 21 3 से भी डिवाइड है, 21 7 से भी डिवाइड है, 21 खुद 21 से भी डिवाइड है। मतलब 4 गुणनखंड हो रहे हैं। तो ये अभाज्य संख्या कैसे हुई? जब अभाज्य संख्या ही नहीं है तो ये सह अभाज्य कैसे हो सकती है? तो ये संख्या आपकी सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। मतलब दोनों बातें आपको समझनी है। बिल्कुल तो जितने भी ने यस आंसर दिया है वो गलत आंसर दे रहे थे। देखो अब मैं आपके क्वेश्चन के एक और लिख देता हूं, मैं आपके में एक और प्रश्न लिख दूं, उसका आप आंसर दे दे एक बार। एक तो आपके सामने है 29 और एक है आपके सामने 31। फटाफट इसका आंसर दे कि ये सह अभाज्य संख्या है या नहीं है। जल्दी से सभी कमेंट करेंगे, चाहे गलत कमेंट करो सही आंसर दो, लेकिन आंसर सबको देना है। बिल्कुल फटाफट आंसर दे सभी एक बार। यस सर यस सर यस सर, ये सहभाज्य है बिल्कुल हाँ। नहीं है सर रमा यादव जी, क्या किया जाए आपका रमा यादव जी? ये संख्याएं आपकी सह अभाज्य हैं। ये आपको समझनी पड़ेगी कि कौन कौन सी सह अभाज्य भाज्य पहचाना नहीं आ रहा अभी तो आपको, भाज्य अभाज्य पहचानना ही नहीं आ रही। अगर ये पहचान लोगे आप समस्या नहीं आएगी। देखिए ये आपकी 29 और 31 दोनों आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्या हो गई, इसका HCF भी एक है। दोनों नियम फॉलो हो रहे हैं, मतलब ये संख्या आपकी सह अभाज्य है। ये आपको समझनी पड़ेगी। अरे आपको देखते मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। एक बार आप ऐसा करना, जब मैंने आपको सह अभाज्य पढ़ाया तो आप यहां पर क्या करना,
अब मैंने जब अभाज्य पढ़ाया था तो आप यहाँ पर 1 से 50 तक की गिनती लिखना, और 1 से 50 तक की या मेरे हिसाब से 100 तक की लिख लो, उसमें से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी उसको छांटकर आप एक तरफ लिख लो, ताकि आपके माइंड में सेट तो हो जाएगा कि ये अभाज्य संख्याएं, और आप इस बात को प्रूव कर लेंगे कि 15 होती है कि 10 होती है कि 25 होती है, आप ये बात प्रूव कर लेंगे। तो आप अगर आपको बाज्य अभाज्य पहचानने में समस्या आ रही है तो आप ऐसा करना, यहाँ पर एक आधा पेज लेना इतना बड़ा, उसमें आपको 100 तक लिखनी है गिनती, फिर आपको पहचान करनी है कि कौन कौन सी आपकी भाज्य और कौन कौन सी आपकी अभाज्य, ताकि आपके एक बार आप लिख लोगे ना, एक बार आपके माइंड में सेट हो जाएगी कि कौन कौन सी भाज्य एक बार अभाज्य। आपके यहाँ पर निकालने में यही समस्या आ रही कि आप भाज्य और अभाज्य नहीं पहचान पा रहे। देखिए अब आपकी एक संख्या आती जुड़वा अभाज्य संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं, समझना। अब आप जुड़वा को ट्विन ही बोलते हैं, ट्विन बच्चे हो गए, जुड़वा बच्चे हो गए, ये भी क्या हो जाएगी आपकी जुड़वा मतलब ट्विन हो गई, अभाज्य मतलब प्राइम हो गई, संख्या मतलब नंबर हो गया, मतलब क्या हो गया ट्विन प्राइम नंबर हो गई। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, मतलब ये भी दो संख्याओं की तुलना करेगा और दोनों के दोनों अभाज्य होनी चाहिए। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में दो का अंतर हो, जिनके बीच में दो का अंतर हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। वहां पर क्या था, दो अभाज्य संख्या थी लेकिन दोनों के बीच में एचसीएफ एक होना चाहिए। यहां पर क्या है, यहां पर बात ऐसी है कि अभाज्य संख्या तो होनी चाहिए, अभाज्य संख्या तो दोनों होनी चाहिए, दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और एक क्या था आपका, एक ये है कि दोनों के बीच में अंतर कितने का हो, दोनों के बीच में दो का अंतर हो, दोनों के बीच में दो का अंतर हो, तो बात क्या बोल देंगे अपन, अगर ऐसी बात है, अगर दोनों नियम फॉलो हो रहे तो अपन बोलेंगे कि ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। अब अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या समझना। एक तो आपके 3 है, एक 5 है, क्या दोनों अभाज्य संख्या है क्या, सर बिल्कुल दोनों अभाज्य संख्या है। अगर दोनों अभाज्य संख्या है और इसके बीच में दो का अंतर है क्या, बिल्कुल दो का अंतर है, दोनों नियम फॉलो हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि यह जुड़वा अभाज्य संख्या है। बिल्कुल आप और देखें सर यहां पर 5 है या 7 लिखा हुआ है, क्या दोनों आपकी अभाज्य संख्या है क्या, सर बिल्कुल अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या भी है और दोनों के बीच में दो का अंतर भी है, दो का आप गैप बोल सकते हैं, तो क्या हो जाएगी ये आपकी जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगी। सर क्या 11 अभाज्य संख्या है क्या, बिल्कुल 11 अभाज्य संख्या है। क्या 13 अभाज्य संख्या है क्या, बिल्कुल 13 भी अभाज्य संख्या है और दोनों के बीच में अंतर भी दो का है, मतलब ये भी क्या हो जाएगी आपकी, ये भी आपकी ट्विन प्राइम नंबर होगी, जुड़वा अभाज्य संख्या होगी। अब देखिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इस प्रश्न का आप आंसर देने का प्रयास करें, क्या आपकी जुड़वा अभाज्य संख्या है या नहीं है। एक तो मैंने लिखा 17 और 19 लिखा, आप बताइए क्या ये अभाज्य संख्या है या नहीं है, फटाफट से आंसर दें, क्या ये जुड़वा अभाज्य संख्या है या नहीं है, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करें। जल्दी कमेंट करें भाई, हाँ यस सर यस सर यस सर बिल्कुल, और आंसर दे एक बार सभी, सभी का आंसर आना चाहिए। अनुराधा बिल्कुल यस, जी बिल्कुल सभी का सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल आप सभी का सही आंसर आया, मतलब ये क्या है सब, देखो सभी का यस आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो गया आपकी, ये भी आपकी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, और अंतर भी कितने का है, दो का अंतर है, मतलब क्या हो जाएगी ये आपकी जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगी। और देखिए आप और देखें, अगर देखो मैं आपके सामने और एग्जाम्पल लिख दूं, एक तो मैंने लिख दिया 27 लिख दिया, एक मैंने लिख दिया 31 लिख दिया, क्या ये आपकी जुड़वा अभाज्य संख्या है या नहीं है, बिल्कुल बताइए एक बार, बिल्कुल इसका कमेंट में आंसर दे एक बार सभी। एक 27 लिखा है मैंने, एक मैंने 31 लिखा है, क्या ये जुड़वा अभाज्य संख्या है या नहीं है, फटाफट कमेंट करें एक बार। बिल्कुल आप सभी का सही आंसर आ रहा है, इसका मतलब मैं ये सोच सकता हूं कि ये आपकी जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, कि अभाज्य संख्या तो है सर, लेकिन यहाँ पर क्या ये अभाज्य भी नहीं है वैसे, क्योंकि यहाँ पर ये 3 के टेबल में भी आता है 27 और 9 की में भी आता है, तो ना तो ये अभाज्य है और इसमें अंतर भी 4 का है, दोनों ही बातें फॉलो नहीं हो रही, इसका मतलब ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब जो अपन ने सभी प्रकार की संख्या पढ़ी, ये आपके अच्छे प्रकार से कंप्लीट हो गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं।
तो संख्याओं के बारे में इतनी ही बातें थी, संख्याओं के बारे में कंप्लीट होगी। तो एक बार मैं इसका थोड़ा मोटा मोटा ओवरव्यू दे दूं कि आपने कौन कौन सी संख्या पढ़ी, किस किस प्रकार संख्या पढ़ी। एक बार आप दोबारा से सुन सकते हैं सारे संख्याओं के बारे में। देखिए सारी बातें आप सुन ले एक बार दोबारा, ताकि आपके एक पिक्चर से बन जाएगी माइंड में इस डायग्राम की हेल्प से। सारी बातें अंग्रेजी में लिखी हुई है, लेकिन आप समझने का प्रयास करेंगे तो हिंदी में समझ में आ जाएगी। वैसे मैंने सारे अंग्रेजी नाम बताए थे आपको। देखिए यहाँ पर आप भी इस प्रकार का चार्ट बना सकते हैं, ताकि एक साथ सारी संख्याओं की जानकारी आपको मिल जाए। देखिए बात यहाँ पर ऐसी आपकी बात थी क्या, आपके देखो वैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या हो जाएगा, सम्मिश्र संख्या होती। ये दो प्रकार की थी, एक तो आपकी रियल नंबर और एक आपकी थी कौन सी, इमेजिनरी नंबर थी। इमेजिनरी मतलब क्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या थी। एक आपकी वास्तविक संख्या थी। दो प्रकार की संख्या थी आपकी। आप जानते थे इमेजिनरी नंबर सिर्फ आप कल्पना करेंगे, वास्तविक नंबर दुनिया में जितनी भी संख्याएं मौजूद है सबकी सब वास्तविक संख्याओं की श्रेणी में आती। फिर आपने देखा था कि रियल नंबर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका ये हो जाएगा रेशनल नंबर और एक क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल का मतलब क्या होता है, रेशनल का मतलब हो जाएगा परिमेय संख्या और इरेशनल का मतलब क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब परिमेय क्या होती, अपरिमेय क्या होती, मैंने वहां पर आपको अच्छे प्रकार स्पष्ट कर दी थी। परिमेय संख्या क्या थी, जिन संख्याओं को आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाएगी, जिसको आप नहीं लिख सकते पी बटा क्यू के रूप में अपरिमेय कहलाएगी। अब अपन ने यहाँ पर परिमेय में कौन कौन से एग्जाम्पल देखे थे, तो परिमेय में अपन ने एग्जाम्पल देखे थे, एक तो अपन ने दशमलव के 3 एग्जाम्पल देखे थे। 3 प्रकार के दशमलव संख्या थी, कौन कौन सी, शांत दशमलव संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, एक अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। जिसमें से शुरू के दो तो आपके इसमें आते थे परिमेय वाले में, शांत दशमलव और एक कौन सा अशांत आवर्ती वाला। एक तो शांत वाला और एक अशांत में कौन सा आता था आपका अशांत आवर्ती दशमलव वाला आपका ये आपका आता था। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ पर सारी बातें लिखी हुई, जब आपको पीडीएफ दी जाएगी तो पीडीएफ में आप यहाँ पे बातें समझ में आ जाएगी। फिर अपन ने देखा था सर एक आपका पूर्णांक होता है। पूर्णांक मतलब क्या हो जाएगा, पूर्णांक मतलब हो जाएगा आपका एक होता है आपका क्या, पूर्णांक का मतलब हो जाएगा जिसपे धनात्मक संख्या भी हो, जीरो भी हो और ऋणात्मक संख्या भी हो, वो आपका पूर्णांक था। फिर आपने देखा सर कि पूर्णांक में दो कैटेगरी बनाई थी अपन ने। एक तो वह कैटेगरी अगर जीरो के साथ में धनात्मक संख्याएं आती है तो वो आपकी होल नंबर बनती, मतलब क्या बनती है आपकी पूर्ण संख्या बनती। अगर जीरो के साथ में अगर क्या आ जाए धनात्मक संख्या आ जाए तो पूर्ण संख्या बनती, ये बात आपको बताई गई थी। एक बताई थी आपको नेगेटिव नंबर, जो इसमें माइनस का चिन्ह लगाता है नेगेटिव होता है। अब यह होल नंबर भी दो प्रकार का था आपका, एक तो जीरो जाएगा अलग से, एक आपका प्राकृत संख्या थी। आपकी प्राकृत बोल दो या नेचुरल बोल दो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैंने बताया था आपको कि जिन संख्याओं का प्रयोग अपन गिनने के लिए करते हैं उन संख्याओं को प्राकृत संख्या बोलते हैं। यह बात मैंने आपको समझा दी थी। अब देखें अपरिमेय संख्याओं के दो एग्जाम्पल देखे थे आपने। एक तो आपने देखा, एक कौन सा बताया था मैंने, एक तो मैंने बताया था आपको, एक तो बताया था कौन सा अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, है ना, दशमलव में तीसरा प्रकार था ना आपका अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। और एक बताया था मैंने पाई वाले एग्जाम्पल हो गए, ई की पावर वाले हो जाएंगे, और ऐसी संख्याएं जिसका आप रूट नहीं ले सकते, है ना, या आपकी नॉन रूट बोल सकते हैं आप, नॉन रूट संख्याएं मतलब जिसका आप रूट नहीं ले सकते, वो आपकी क्या कहलाएगी, आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। उम्मीद करते हैं सब संख्याओं के बारे में आपको अच्छे प्रकार क्लियर हो गई होगी बातें। अब इन संख्याओं बेस पर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इन प्रश्नों को आप एक एक करके फटाफट से आंसर देंगे। सभी प्रश्नों के आंसर आपको खुद को देना है। मैं चारों ऑप्शनों को बहुत ही अच्छे प्रकार से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो फटाफट से आपका देखो दो प्रश्न तो अपन ने सीख ही लेते वहां पर, कौन से परिमेय और अपरिमेय पहचानने वाले। तीसरा प्रश्न आपके सामने बिल्कुल यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं समझने का प्रयास करना। देखिए प्रश्न बड़े अच्छे लेवल के, आप समझने का प्रयास करना। देखिए यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिणामी संख्या क्या मिलेगी आपको, बल्कि बताइए। हमेशा एक परिमेय संख्या होती, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती, एक परिमेय या एक अपरिमेय संख्या हो सकती है, हमेशा एक पूर्णांक होती है। बिल्कुल कमेंट करें फटाफट में एक बार से कितना आंसर बनेगा इस प्रश्न का। बिल्कुल फटाफट से आंसर दे एक बार से भी, जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें, इतना समय नहीं लगना चाहिए। सोच समझ के पुरानी बातों को सोच के आंसर देने का प्रयास करें। बिल्कुल फटाफट से आंसर दे और एक बार। ए आंसर आ रहा है,
उमा यादव जी, ए आंसर आ रहा है। और आंसर दे एक बार सभी। क्या आपके हिसाब से आंसर सबको देना है, चाहे आप गलत आंसर दे, चाहे आप गलत आंसर दे, सही आंसर दे? जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी का, इतना समय नहीं लगना चाहिए। फिर आप बोलोगे सर समझ में नहीं आता, आप जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं। आप घंटों तक आंसर नहीं दे, अगर आपको आंसर की वेट करो तो फिर मैं बिल्कुल। ए आंसर दे रही नेहा राजक, और आंसर दे। अब एक दूसरे के आंसर को रिपीट नहीं करना है, आप अपने स्वयं विवेक के निर्णय से आप आंसर देने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि एक ने ए दे दिया आप बाकी भी ए देने लग जाओ, है ना। अपने विवेक के अकॉर्डिंग देना है, आपने किस प्रकार बातें समझी उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। सी आंसर आया है मनीषा जी का, और आंसर दे एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, रमा यादव जी का भी सी आंसर आए, और मध्य प्रदेश मतलब द्रौपदी जी का है क्वेश्चन नंबर 3 का डी आंसर आया। और आप आंसर दे एक बार सभी, और एक बार सभी आंसर दे दें फटाफट से। अभी कम बच्चों का आंसर आया, देख ज्यादा बच्चे रहे हैं, तो एक बार सभी दोबारा आंसर दे जिन बच्चों ने नहीं दिया। बिल्कुल। और अगर आपको आंसर नहीं देना तो मेरी विनती है कि आप कक्षा को नहीं देखें, बाद में आप रिकॉर्डेड देखें, या तो फिर आंसर दे या फिर आप कक्षा को रिकॉर्डेड देखा करें, लाइव नहीं देखें। बिल्कुल। तो यहां पर आप बात समझ में आपकी आ गई होगी। यहां पर बात क्या है आपकी, देखो, यदि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिणामी संख्या क्या है। मैंने आपको अपरिमेय संख्या पढ़ाई, उस टाइम मैंने बताया था कि अपरिमेय संख्याओं के गुणधर्म होते हैं। अपरिमेय संख्याओं के 4 गुणधर्म बताए थे अपन ने। क्या 4 कौन कौन से गुणधर्म थे इसके? 4 गुणधर्म ये थे, आपको रिपीट करा दूं एक बार में दोबारा से। देखो, 4 गुणधर्म ये था कि अगर अपरिमेय संख्या को, अगर अपरिमेय संख्या में, अगर अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या आप जोड़ते हैं, अगर अपरिमेय संख्या में आप अपरिमेय संख्या को ही जोड़ते हैं, क्या करते हैं आप? अपरिमेय संख्या ही आपको जोड़नी है, अपरिमेय संख्या ही आपको जोड़नी है, अपरिमेय संख्या ही आपको जोड़नी है। तो मैंने बताया था क्या रिजल्ट आता है आपका, जो रिजल्ट आएगा वो दोनों कंडीशन पॉसिबल थी। दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, आपकी परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। तो यहां पर ये तो है, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिणामी संख्या क्या होगी? परिणामी संख्या दोनों पॉसिबल है, आपकी परिमेय भी आ सकती है और अपरिमेय भी आ सकती है। तो यहां पर ये बोला है हमेशा एक परिमेय होगी, हमेशा एक परिमेय होगी, हमेशा परिमेय ही होगी। ये बात इसने गलत बोली। परिमेय हो सकती है ये बात सत्य है, लेकिन हमेशा परिमेय ही होगी ये बात गलत है, क्योंकि अपरिमेय भी होती है ये बात गलत है। हमेशा एक अपरिमेय होगी, हमेशा गलत है। यहां पर मतलब अपरिमेय हो सकती है लेकिन हमेशा ही अपरिमेय होगी, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि परिमेय भी हो सकती है। यहां पर देखिए आप, एक परिमेय या एक अपरिमेय दोनों हो सकती है, मतलब परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। यही आपका राइट आंसर है, दोनों बातें यहां पर पॉसिबिलिटी है। हमेशा एक पूर्णांक होगी, अपरिमेय पूर्णांक का तो कोई काम हो ही नहीं, होता ही नहीं है, तो ये तो आपका आंसर वैसे भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी राइट आंसर होगा। अब यहां पर आपको जोड़ने की बात की गई, अगर आपको घटाने के लिए बोले, आपको गुणा करने के लिए बोले, भाग करने के लिए बोले, चारों का आंसर यही होगा, चारों का आंसर यही होगा। मैंने बताया था आपको, चाहे आप दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, दोनों रिजल्ट मिल सकते हैं, परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है, दोनों रिजल्ट आर पॉसिबल है। तो यानी कि चारों बातों का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा। ये बात आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हो जानी चाहिए। बिल्कुल। अब देखिए, नेक्स्ट पर्सन है आपका, इसका आपको आंसर देना है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, नहीं कथन का आंसर देना है, नहीं है। बड़ा अच्छा पर्सन है, इस पर 1000 बार स्टार लगा लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगर यहां से पर्सन बना तो 99% चांस है इस पर्सन से आपका आंसर बनेगा। बिल्कुल, बड़ा अच्छा पर्सन है, इस पर्सन का आंसर आप सभी को देना है। बिल्कुल, हाँ, जल्दी से आंसर दे इस पर्सन का, कितना आंसर बनेगा, जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इस पर्सन का आपको आंसर देना है। बिल्कुल, जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें, कितना आंसर बनेगा। बिल्कुल, फटाफट आंसर दे एक बार। बी आंसर आ रहा है। अच्छा, थोड़ा सोच समझ के आंसर दें एक बार, ऐसे हवा में आंसर नहीं देने हैं।
जो बी आंसर दे रहे हैं वो गलत आंसर दे रहे हैं, बी वाले। तो थोड़ा दोबारा सोचे एक बार, क्या आपको आंसर देना चाहिए, और आंसर दे एक बार जल्दी से, फटाफट से आंसर देने का प्रयास करें, समय कम है, प्रश्न ज्यादा है। बिल्कुल फटाफट आंसर दे एक बार। ए आंसर, सी आंसर आया मनीषा का। और भाई, और आंसर दे द्रौपदी जी। ए कैसे आंसर होगा, इस प्रश्न में मैंने हजारों बार आपको जोर दे के बोला था कि आपका आंसर नहीं होगा। बिल्कुल सभी का सी आंसर आ रहा है, मतलब बातें आपके समझ आ गई। सी जो भी आंसर दे रहे हैं सभी सही आंसर दे रहे हैं। आप समझना, एक ना तो बाज्य है और ना ही बाज्य, ये बात तो सत्य है। यहां तो कोई समस्या आपको होनी ही नहीं होने वाली, ये बात तो आपकी सत्य है। जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ये बात भी आपकी सत्य है। यहाँ पर कोई समस्या होनी नहीं। मैंने जब पढ़ाया था उस टाइम बहुत जोर देके बात बोली गई थी यहाँ पर। अब यहाँ पर समझना आप, अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, तो ये बात सत्य है आपकी। अंडर रूट दो का आप वर्गमूल नहीं ले सकते, तो ये बात भी आपकी सत्य है। तो आपका गलत कथन फिर यही हुआ। सर ये गलत कैसे, इस का उत्तर की पुष्टि करें आप। इस कथन का आपको पुष्टि करनी कि गलत क्यों है, आपको एक्सप्लेन करना है इस बात को। देखिए, तो अपन इस बात को एक्सप्लेन करते हैं और बात को आप समझने का प्रयास करते हैं अच्छे प्रकार से। देखिए समझना आप एक बार, यहां पर क्या बोला, यदि P और Q का जो मल्टीपल है वो आपको सम दे रखा है, तो क्या P और Q भी सम होंगे क्या, ये आपसे बोली। मतलब बात ऐसी है कि जब आप P को Q से गुणा करते हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको सम संख्या मिलेगी, ऐसी यहां पर बोली। तो आपसे बोला है, तो क्या P और Q भी क्या सम होंगे क्या, क्या P और Q भी सम होंगे क्या, ये बात है। तो अब ये बात आपने इसने गलत बोली, या क्या बोला इसने, नहीं वाले क्वेश्चन में गलती होती, मैंने 3 बार अंडरलाइन करी नहीं वाले क्वेश्चन पे। अब क्यों गलती होती है आपको समझना है, मैं बातों को एक एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं शानदार तरीके से। देखो, यदि P और Q सम है तो P और Q हमेशा सम होंगे। जब मैंने कल लास्ट टाइम पढ़ा गया था वो डायपो एक डायग्राम सम और विषम वाला, उस पे रिलेटेड प्रश्न है आपका, समझना। P और Q सम है तो क्या P और Q भी सम ही होंगे क्या, P और Q भी सम ही होंगे, ऐसा बोला। तो P और Q सम होंगे, ये बात यहां पर बोली। भाई यहां पर P और Q सम हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं। जैसे आप 2 को 4 से गुणा करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, सम संख्या मिल रही, कोई समस्या नहीं है। लेकिन सम ही होंगे, यह बात गलत है, क्योंकि अदर बातों से भी आंसर आपका बन सकता है। जैसे आप समझ रहा कि एक आपने सम संख्या ले ली 2 और एक आपने विषम संख्या ले ली 3, तो यहां पर इनका गुणनफल भी तो सम ही मिल रहा है। मतलब यह बात गलत है कि P और Q भी सम ही होंगे, सम हो सकते हैं लेकिन सम ही होंगे, यह बात गलत है। क्योंकि आपका Q यहां पर क्या है, Q यहां पर विषम है, तो ये बात इसने गलत बोली थी कि सम ही होंगे। यहां पर एक आध दिन में विषम भी हो सकता है। बात यहां पर ऐसी भी हो सकती है कि P आपका विषम हो जाए, Q आपका सम हो, तब भी बात आपकी सम ही बनेगी। तो इससे भी आपकी सम संख्या बन रही, तो जरूरी नहीं है कि P और Q भी सम ही हो, एक आध दिन में विषम भी चल जाएगा। बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये भी आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसका भी आपको आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पूछा है, सही नहीं नहीं पूछा, सही पूछा है आपसे। देखना क्या पूछा है, सही पूछा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। बिल्कुल फटाफट से आंसर देने का प्रयास करें, बिल्कुल जल्दी से आंसर दे दो एक बार। कितना आंसर बनेगा, एक बार फटाफट से आंसर देने का प्रयास करें। कितना आंसर बन रहा है, जल्दी आंसर देने का प्रयास करें। कितना आंसर बन रहा है, फटाफट से सभी आंसर कर दें एक बार। कितना आंसर बन गया आपका, बिल्कुल कमेंट करें एक बार जल्दी से, जल्दी कमेंट करें भाई एक बार, कितना आंसर बन रहा है, आपके आंसर का वेट है। जल्दी आंसर दे दें एक बार फटाफट से, कितना आंसर बन रहा है आपके, बिल्कुल यहां पर जल्दी आंसर देने का प्रयास करें, समय कम है। पर्सन अभी भी 8 से 10 के आपके बीच में, बिल्कुल।
बिल्कुल हाँ, बी आंसर आ रहा है। और एक बार आंसर दे, बिल्कुल बी आंसर आ रहा है, फटाफट आंसर दे एक बार से भी, बिल्कुल हाँ। देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर 1 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है क्या? तो एक तो अभाज्य संख्या ही नहीं होती, तो ये कथन तो गलत बोला इसने, ये तो आपका आंसर नहीं होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है क्या? ये नहीं होती। मैं 3% लिखाए थे, आपको ध्यान होंगे, बिल्कुल। फिर आपको बोला है एक अभाज्य संख्या विषम हो सकती है क्या? अभाज्य संख्या विषम हो सकती है क्या? बिल्कुल आपकी अभाज्य संख्या विषम हो सकती है। जैसे आप एग्जांपल समझना कि जैसे आपका 9 है, 9 आपकी विषम संख्या है और ये आपकी भाज्य भी है। इसके गुणनखंड 3 से अधिक है। देखिए एक तो है इसी, 3 भी है और 9 भी है। 3 गुणनखंड है और भाज्य होने के लिए 3 गुणनखंड होना चाहिए, तो यहाँ पर ये विषम संख्या है और ये बात सत्य है, मतलब यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर भी आप इसको 2 को भी देखते हैं, क्या गलती यहाँ पर, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो आप गलत बोल रहे हैं भाई। सम अभाज्य संख्या भी तो होती है। कौन सी होती है सर? आपकी 2 सम संख्या है, 2 आपकी सम संख्या है और 2 अभाज्य भी होती है, तो ये बात सत्य है, आपने गलत बोली, ये आपका कथन गलत है। दूसरा, 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या ही होती, ये बात भी आप गलत बोल रहे हैं। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या ही होगी, सदैव वर्ड गलत बोला। कभी कभार हो सकता है, कभी कभार अभाज्य संख्या हो सकती है, लेकिन सदैव ही अभाज्य संख्या हो, यह बात गलत बोल रहे हैं। जैसे समझना कि आपके 2 भी अभाज्य संख्याएं, 3 भी अभाज्य संख्याएं, जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, 5 भी अभाज्य ही मिलेगी। लेकिन आप ऐसा करके देखें सर, आपके 3 अभाज्य संख्याएं, 5 भी अभाज्य संख्याएं, जोड़ने पर 8 मिलेगा, 8 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, तो सदैव अभाज्य संख्या ही मिले, ये बात आप गलत बोल रहे हैं। इस प्रकार यहां पर क्या हो गया आपका, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ये बात आपके सत्य समझ में आ गई होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर देना आपको, नहीं कथन का आंसर देना है। अभाज्य संख्याओं पर प्रश्न है आपका, मैंने आपको अच्छे प्रकार समझाया था, बिल्कुल फटाफट से आंसर देना है। कितना आंसर बनेगा, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करें एक बार, कितना आंसर बन रहा है आपके, बिल्कुल कमेंट करते शानदार तरीके से एक बार, कितना आंसर बन रहा है। देखिए अब देखो यहाँ पर आपके कमेंट का वेट नहीं कर सकता मैं, समय कम ही, फिर पर्सन छूट जाएंगे वरना। देखिए यहाँ पर बात ऐसी है, देखिए अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते, बिल्कुल ये बात तो सत्य है आपकी, ये बात तो कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। एक अंक वाले केवल 4 ही अभाज्य संख्या है क्या? एक अंक वाले केवल 4 ही अभाज्य संख्या है क्या? तो सबसे छोटे तो 2 हैं, फिर अगली 3 आती, फिर अगली 5 आती, फिर अगली 7 आती, 9 तो आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। तो एक अंक वाली इतनी अभाज्य संख्या, क्या ये 4 ही है क्या? बिल्कुल आपकी 4 ही है, मतलब ये बात भी सत्य है, यहां पर भी कोई समस्या नहीं है। आगे आप देखिए ऑप्शन नंबर 3 को, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है, ये बात आपने गलत बोली। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है क्या? ये बात आपने गलत बोली, क्योंकि आपकी 2 भी तो अभाज्य संख्याएं और 2 विषम थोड़ी है, तो ये बात सत्य नहीं। कभी कभार चलेगा, लेकिन सदैव यही होगा, सदैव यही होगा, ये बात गलत बोली आपने। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी राइट आंसर हो गया। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है क्या? बिल्कुल आपके अभाज्य संख्याएं अनेक है, जैसे जैसे गिनती बढ़ेगी अभाज्य संख्या बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पर तो कोई इसकी लिमिटेशन ही नहीं है। अभाज्य संख्याओं का भंडारा है, कितनी है आप निकालो यहाँ से, बिल्कुल। तो यहाँ पर यह बात आपके समझ में आ गई होगी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसका आप आंसर देने का प्रयास करें। किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में क्या बात है? किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में क्या बात बनती है आपकी? जल्दी से आंसर देख। कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती, केवल एक परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्याएं होती है, केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती। तो जल्दी से आंसर दे, कितना आंसर बनेगा? बिल्कुल, तो आप यहां पर बात समझने का प्रयास करें। देखिए कोई परिमेय संख्या नहीं होती। अच्छा आप एक बार समझे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती? मैं आपको बात स्पष्ट कर दूं पहले, मैं आपको एग्जाम्पल से बात को स्पष्ट करता हूं पहले, फिर आपके बात अच्छे प्रकार क्लियर हो जाएगी, समझने का प्रयास करना। आप देखिए यहां पर क्या बात समझनी आपको। देखिए यहां पर ऐसी बात है, सर क्या आपकी एक अभाज्य संख्या है क्या? नहीं, एक परिमेय संख्या है क्या? बिल्कुल आपकी एक परिमेय संख्या है। और यहां पर क्या आपकी 2 परिमेय संख्या है क्या? बिल्कुल सर आपकी 2 भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या आ जाएगी आपकी? इसके बीच में तो अनंत परिमेय संख्या है। देखो आपके 1.1 भी है, 1.2 भी है, 1.3 भी है, 1.4 भी है, 1.5 भी है, 1.6 भी है, 1.6 भी है, 1.7 भी है, 1.8 भी है और 9 भी है। आगे आपकी 1.01 भी है,
1.02 भी है, 1.001 भी है, 1.0001 भी है, 1.0001 भी है, 1.0002 भी है। तो यहाँ पर तो आप जितने लिखेंगे उतनी ही आपकी कम पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, संख्याएं क्या होती दोनों के बीच में, अनंत परिमेय संख्याएं होती है, ये आपको याद रखना है। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। देखिए 7 और 13 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होगी। सेम प्रश्न आपका जो पीछे पढ़ा आपने, सेम वही प्रश्न है आपका। 7 और 13 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होगी, ये आपको निकालना है। बिल्कुल फटाफट से आंसर देने का प्रयास करें। क्या 5 होगी, क्या 6 होगी, अनंत है या 7 है। बिल्कुल फटाफट से आंसर दे दे इसका, कितना आंसर बनेगा। तो जो बच्चे 6 आंसर दे रहे हैं वो गलत आंसर दे रहे हैं। देखो यहां पर समझना, आप बताए कि आप 13 में से 7 घटाया 6 आंसर आ गया, 6 गलत आंसर है। मैंने बताया था आपको कि 7 और 8 के बीच ही निकालेंगे आप, तो यहां पर भी आपकी अनंत परिमेय संख्या निकलेगी। तो 7 और 13 के बीच तो बहुत सारी आ जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, अनंत का ही आंसर आएगा। अगर आपको परिमेय संख्याओं के बारे में पूछे, परिमेय संख्याओं के बारे में पूछे कोई दो संख्याओं के बीच में, तो दो संख्याएं कितने ही अंतराल पर हो, कितने पर ही नहीं हो, लेकिन आपका क्या बनेगी, उसमें अनंत संख्याएं मालूम होगी। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, 25 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब सर आपने 50 तक की याद कर ली, 100 तक की याद कर ली, 200 तक की याद कर ली, 5100 तक की याद कर ली, 1 से 1000 तक की याद कर ली, अब 25 तक की पूछा, तो ये तो समस्या हो गई आपकी। तो अब यहाँ पर कोई समाधान नहीं है, आपको लिखकर गिननी ही पड़ेगी कौन कौन सी होती है। तो 25 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या आपकी, सर 2 आपकी अभाज्य संख्या होगी, 3 भी आपके अभाज्य होती है, 5 भी अभाज्य होती है, 7 भी होती है, 9 आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती तो 11 होती, 13 भी अभाज्य संख्या होती, 15 अभाज्य नहीं होती क्योंकि 3 और 5 का भाग जाता है। फिर कितने होती है आपकी, इसमें 17 भी अभाज्य संख्या होती है ना। 19 होती है क्या, बिल्कुल सर 19 भी होती। क्या 21 अभाज्य संख्या होती है क्या, 21 अभाज्य संख्या नहीं होती क्योंकि 3 और 7 का भाग चल जाएगा। क्या 23 होती है क्या, सर 23 भी होती है। 25 आपकी होती नहीं, 5 का भाग जाता है, तो इतनी होगी 25 होती। तो आपकी कितने हो गिनो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आपकी होती। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, 9 आपकी अभाज्य संख्या होती है। बिल्कुल, अब आपको मैं एक बात और लिखा दूं, देखिए एक बात आप और समझना कि आपकी 2 है, ये इकलौती क्या है, ये आपकी इकलौती क्या है, इकलौती सम अभाज्य संख्या है, इकलौती सम अभाज्य संख्या है। मतलब और इसके अलावा सम संख्या में अभाज्य कोई सी भी नहीं होती। सर क्यों नहीं होती, क्योंकि सम संख्या में 2 का तो भाग जाएगा, तो अभाज्य कैसे हो सकती, एक तो खुद का जाएगा उसमें, एक 1 का जाएगा और एक 2 का भी जाएगा, तो 3 गुणनखंड हो गए। तो बाकी सम संख्याएं आपकी अभाज्य नहीं हो सकती, केवल 2 आपकी इकलौती सम अभाज्य संख्या है। तो अब 2 को अपने से चेक नहीं करते क्योंकि 2 आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती, केवल 2 ही आपकी अभाज्य संख्या होती है। देखो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है। एक पूर्णांक होता है, एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक संपूर्ण संख्या होती है, एक धनात्मक संख्या होती है। बिल्कुल फटाफट से इसका आंसर देने का प्रयास करें, जल्दी कितना आंसर बनेगा। बिल्कुल जल्दी इसका आंसर देने का प्रयास करें, कितना आंसर बनेगा। बिल्कुल जल्दी आंसर दे दे भाई इसका एक बार, कितना आंसर बन रहा है। 2 प्राकृतिक संख्या का, प्राकृतिक संख्या क्या होती, प्राकृतिक बोल दो या प्राकृत बोल दो, दोनों बातों का मतलब एक ही है। मतलब जो संख्या गिनने के लिए प्रयोग की जाएगी वो आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। तो इनका अंतर लेना है। अपन मान लो सर 1 में से आप 1 घटाओगे तो 0 बनता है, कितना बनेगा, 0 बनेगा। क्या 0, अब देखो 0 आपका, अब 0 प्राकृतिक तो नहीं होती, तो प्राकृतिक वाला ऑप्शन तो आप गलत हो जाएगा, ये बात तो आपकी। अब 0, अब देखो यहाँ पर 0 आपका धनात्मक भी नहीं होता, तो ये बात भी यहाँ पर गलत हो जाएगी, है ना। 0 धनात्मक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखें अगर सर आपके 2 में से आप 3 घटाएंगे कितना बनेगा, ये माइनस का 1 बनेगा, तो धनात्मक आ गया। तो धनात्मक वाला ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब आप समझने का प्रयास करें, देखो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर आप 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बनेगा आपका, ऐसी बात बनेगी आपकी, तो ये संपूर्ण संख्या भी नहीं होगी। मतलब यहाँ पर आपको एक हमेशा पूर्णांक संख्या ही मिलेगी। पूर्णांक क्या होता है, जिसमें आपको धनात्मक मिले,
ऋणात्मक मिले, जीरो मिले। तीनों बता दिया मैंने, जीरो भी मिल सकता है आपको, नेगेटिव संख्या भी मिल सकती है और धनात्मक संख्या भी आपको मिल सकती है। तीनों बातें पॉसिबल है, मतलब पूर्णांक संख्या यहां पर हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए आप एक बार, क्वेश्चन संख्या 11 है आपका, इसका आंसर दिया आप, अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसकी पहचान करनी है आपको। बिल्कुल, इसका आंसर देखिए आप एक बार, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होती है क्या? तो आप कोई सी भी तीन विषम संख्या ले लो और आप गुणा करके देखो क्या सम संख्या आती है क्या। सही देखना आपको कथन कौन सा है। तो आप तीन विषम संख्या ले लो, एक आपने तीन ले ली, एक आपने एक ले ली, एक पांच ले ली। जितनी छोटी लोगे उतना गुणा करना आसान रहेगा, कैलकुलेशन आपकी आसान पड़ेगी। देखो, एक को तीन से गुणा किया तीन बनेगा, तीन को पांच से गुणा किया 15 बनेगा, 15 आपकी सम नहीं है, मतलब ये बात तो क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी। देखिए, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर सम संख्या हो सकता है क्या? एक तो विषम संख्या, एक विषम संख्या का अंतर सम होता है क्या? देखिए, एक विषम मतलब तीन ले लो आप, और सम मतलब नहीं, एक सम लेनी पहले आपको, पहले क्या लेने आपको, सम संख्या लेनी है, दो ले लो आप, और एक विषम ले लो, तो ये तीन ले लो। क्या इसका अंतर सम संख्या होती है क्या? नहीं होगा, ये तो माइनस का एक मिलेगा, और एक तो आपकी विषम होती, तो सम आ रहा है आपका, तो ये बात भी क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी। आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई अगर नियम फॉलो होगा तो वो सभी संख्याओं के लिए फॉलो होता है, किसी एक के लिए फॉलो नहीं होता है ना। तो आप दुनिया में कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, छोटे अपन इसलिए रहता है क्योंकि आसान हो जाए अपने कैलकुलेशन करना, है ना। अब देखिए तीसरा कथन देखते हैं अपन, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है क्या? मतलब दो तो विषम संख्या लेनी है आपको और एक सम संख्या का योगफल सम होता है क्या? जैसे विषम लो दो आप, एक आपने तीन ले लिया, तीन भी विषम है, एक बार और तीन ले लो, तीन भी विषम है, एक सम संख्या ले लो आप दो, तो तीन और तीन छह और दो आठ बनेगा, आठ आपका सम संख्या है, मतलब ये बात आपके सत्य है, ये बात नियम को फॉलो कर रही है। नीचे बात चेक करें आप एक बार, डी कैसे आंसर दे रहे हैं आप, डी आपको सही बताना है, सही आपका यही बन गया ना, तो डी कैसे आंसर होगा। देखिए, तीन विषम संख्याओं का योगफल एक सम होता है क्या? तीन विषम ले लो आप, एक आपकी विषम है, तीन भी विषम है, पांच भी विषम है, कितना बनेगा? पांच और तीन आठ और एक नौ बन रहा है, क्या ये सम संख्या है क्या? सम नहीं है, मतलब ये बात भी कहां सत्य है आपकी। ऑप्शन नंबर सी तो बचा आपका, सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। देखिए, ये आपका अंतिम प्रश्न है, इसका भी आप आंसर दे दें एक बार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन क्या आपके, इस पर विचार करने, दो लगातार पूर्णांकों में से एक समय, इसको छोड़े आप, ये प्रश्न थोड़ा अच्छा लेवल का है, इसको आप छोड़ सकते हैं प्रश्न को, आपके लेवल का ये प्रश्न नहीं है। तो आज के लिए आपके इतने ही प्रश्न थे। तो एक बार जितने बच्चे देख रहे हैं सभी कमेंट करेंगे कक्षा अच्छी लगी या नहीं लगी। बताओ एक बार मुझे सभी, क्या कक्षा आपको अच्छी लगी या नहीं लगी? एक बार आप मुझे जरूर कमेंट करें, और जल्दी से बताओ एक बार, क्या कक्षा अच्छी लगी या नहीं लगी? आपके कमेंट का वेट किया जा रहा है। बिल्कुल फटाफट से आंसर दे कि कक्षा आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। जल्दी आंसर दे एक बार, बिल्कुल यस सर, हाँ और आंसर दे। क्या बातें समझ में आ रही है क्या जो पढ़ा रहा हूं मैं? क्या मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं क्या? क्या अच्छा पढ़ा पा रहे हैं क्या आपको? एक बार आप कमेंट करें, क्या बातें समझ में आ रही, अच्छी समझ में आ रही है नहीं आ रही? कमेंट करें एक बार। हाँ सर मेरा मैथ बहुत खराब है, आप कंटिन्यू करें, मैथ इतना अच्छा हो जाएगा कि बाकी जो बच्चे हैं वो भी आपसे पूछेंगे कि आपने कहां पढ़ते हो आप। बिल्कुल आप खुद पढ़ाने लायक बन जाएंगे कुछ टाइम बाद, बस आप विश्वास बनाए रखें और कंटिन्यू आप पढ़े, है ना। डेली पढ़ना है, डेली प्रश्नों के कमेंट देने हैं आपको, जब प्रश्न पूछो में कमेंट जरूर देने। समय लगेगा, अपना जल्दीबाजी नहीं है, बढ़ती अभी है नहीं, तो आराम आराम से पढ़ेंगे, लेकिन बातें जरूर समझ में आएगी, जितना पढ़ेंगे उतनी बातें समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल, तो अपना एक डायलॉग है, कम पढ़ो लेकिन इतना पढ़ो कि उस बात को आप दूसरे बच्चों को पढ़ा सके। तो इतनी बातें आपको, मतलब पढ़ना इस हिसाब से है कि उस बातों को आप दूसरे व्यक्ति को पढ़ा सके। जब तक आप उस बात को दूसरों को नहीं पढ़ा सकते तब तक आपकी वो बात समझ में नहीं आई, है ना। तो ये बात आपको समझनी, ऐसा नहीं कि अपन पढ़ ली अपना काम चल जाएगा, काम नहीं चलाना, चीजों को सीखना है, क्योंकि आप भी कल से मास्टर बनोगे, कल से आप भी बच्चों को पढ़ाओगे, तो बातों दूसरों को पढ़ानी आनी चाहिए, तब आपके समझ में आएगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं कल, सभी को धन्यवाद। बिल्कुल।